Morning students, we are discussing your chapter, that is state of the matter, and in this chapter we are discussing about gaseous state. And in this chapter we have discussed a lot of about various properties and parameters and laws of the gas. Like we have discussed about Boyle's law, Charles' law, and different kinds of laws, and also relation between different parameters and properties like diffusion we have studied. Today we shall discuss a very important theory which actually describe the nature of gas. It was initially given by Maxwell. Maxwell is a very renowned name in physics as well as chemistry. उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट गैसियस सिस्टम्स को और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो गैस है वो किस तरीके से गैस या उसके पार्टिकल्स बिहेव करते हैं. अगर हम एक सिस्टम ले लें, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के है ना गैस के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं. अब क्या होता है, ये जो डिफरेंट काइंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और इनको हम देख भी नहीं सकते, नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, है ना, और इनका जो मास है वो पूरे गैस के मास के कंपैरिजन में है ना. ये पूरा गैस का मास हो गया, इसके कंपैरिजन में इनका जो टोटल मास है दैट इज़ नेग्लिजिबल, है ना, वो बहुत कम होता है. सेकंड थिंग, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, रैंडम मोशन करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से. उनमें क्या होता है, रैंडम मोशन होता है ना, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते, कभी इधर जा रहा है. जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि दैट इज़ ब्राउनियन मोशन, है ना. तो सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मोशन क्रिएट करते हैं. और जब मोशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉलिजन्स भी होती हैं, है ना. जैसे मिलियंस पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल है वो इधर आ रहा है, और ये रैंडम जा रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, कॉलिजन्स होती हैं. और जब कॉलिजन्स होती हैं तो कॉलिजन्स से क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये जैसे पार्टिकल हैं, तो ये कोलाइड करते हैं. किससे कोलाइड करते हैं, डिफरेंट गैस कंटेनर से, है ना. और जो डिफरेंट गैस कंटेनर से ये कोलाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, गैस के कंटेनर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है ना. उसी को हम गैस का प्रेशर बोलते हैं. तो गैस का प्रेशर का क्रिएट होने का जो रीज़न है वो किससे होता है, रैंडम मोशन होती है, जिससे कॉलिजन्स होती हैं कंटेनर की वॉल से, उससे वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है. और गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट मास भी मानते हैं, है ना, नेग्लिजिबल टिनी, जिनका खुद का वॉल्यूम पूरा जो कंटेनर है उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है. अगर हमने मान के चलिए कि कंटेनर है और इसके अंदर पूरे में गैस फिल्ड है ना, तो ये इसका कुछ वॉल्यूम है कंटेनर का. गैस में ये टेंडेंसी होती है कि पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को एक्यूपाई कर लेता है ना. तो पूरे जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में गैस का जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट इज़ नेग्लिजिबल. अच्छा, जो कॉलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक. उसमें किसी भी टाइप की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद लॉस नहीं होगी, है ना. जैसे ये दो पार्टिकल हैं और ये कोलाइड कर रहे हैं, है ना. कोलाइड करने के बाद क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है जितनी पहले थी उतनी एनर्जी इनकी बाद में रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि देयर विल बी अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं दोज आर नेग्लिजिबल इन वॉल्यूम,
एंड दे आर वेरी टिनी पार्टिकल्स और स्फेरिकल शेप में होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन की वजह से कॉलिजन्स होते हैं। कॉलिजन्स की वजह से जब वो बॉल से है ना कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और कॉलिजन्स हमारी कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कॉलिजन्स की वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसका पोस्टुलेट है, दैट इज़ देयर इज़ नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जो हमने अभी तक जितने भी लॉज पढ़े थे वो इसी पर कहीं ना कहीं बेस्ड थे, इस थ्योरी से वो इंस्पायर्ड थे, चार्ल्स का, बॉयल का, है ना, जो लॉज हमने स्टडी किए तो वो यहाँ से कोरिलेट करते हैं। ये अजम्पशंस कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूबल हैं। कैसे? देखिए, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी मोशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब मोशन इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा? कोलाइडल बढ़ जाएगा। कोलाइडल बढ़ने से क्या होगा? जो बॉल पर प्रेशर होगा वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो था, है ना, दैट वाज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि काइनेटिक थ्योरी को हमें बताता है ना, गैस के नेचर्स के बारे में हमें बताता है। और जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ न्यूमेरिकल पार्ट। अच्छा, एक यहाँ से इसका देखिए डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हो सकता है फिज़िक्स में होगा, ये है ना, फिज़िक्स में आप इसको पढ़ेंगे। दैट इज़ पी वी इक्वल टू 1/3 mc²। तो यहाँ पर P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है और M हमारा मास ऑफ द मॉलिक्यूल, N नंबर ऑफ मोल्स एंड C इज़ द वेलोसिटी, है ना, जो पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है ये। वेलोसिटी भी हमारी 3 काइंड्स की होती है ना, ये भी आप फिज़िक्स में इसके बारे में जानेंगे। एक होती है हमारी CM, एक होती है C एवरेज और एक होती है C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। 3 काइंड्स की आपकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई की जाती है ना, वो हमारी कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और उनका और एक हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कंसीडर करते हैं, है ना। और इन सब का जो एवरेज होता है दैट इज़ एवरेज। तो ये वाली जो हमारी वो कौन सी है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये हमारा एक फार्मूला है जो कि स्पीड को और प्रेशर को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक हम डेरिवेशन कर रहे हैं, उस डेरिवेशन में हम ये प्रूव करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम डिराइव करेंगे, है ना। तो देखिए, ये हमारा एक लॉ है जो हमने फिज़िक्स में डिराइव होगा इसका, लेकिन ये आपको लर्न करना है। पी वी इक्वल टू 1/3 mc²। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन अगर 1 मोल के लिए हम लें, है ना, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू nRT, और अगर n हमारा कितना हो जाए? 1 मोल हो जाए तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT, है ना। और n हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल N, हमने मोल कंसिडर किया। तो अब देखिए, यहाँ पी वी की जगह पर हम यूज कर सकते हैं RT को, पी वी की जगह पर यूज कर सकते हैं RT को, पी वी की जगह पर किसको यूज़ कर सकते हैं? RT को। तो 1/3 mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा यहाँ से।
ये हमारा इक्वेशन बन गया है ना, 1/3 mnc² इक्वल टू आर टी। कैसे? PV इक्वल टू 1/3 mnc² होता है और PV इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन से होता है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो 1/3 mnc² इक्वल टू RT। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो 1/2 है इसको अलग कर लें और 2/3 को अलग कर दें, तो क्या होगा, ये 1/2 mnc²। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mc² होता है, c वेलोसिटी है वहाँ पर, और m क्या हो गया हमारा, m और n ये मास है और ये हमारे मोल हैं, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, टोटल मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 mnc²। इसको हम बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी, है ना। 1/2 mnc² को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, mnc² के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, 2/3 की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू RT, है ना। और इसको हम इधर ले जाएं 2/3 को इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT, है ना। और यहाँ से ये प्रूव हो गया काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगर हम इसको मोल के हिसाब से एवरेज निकालें, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालें, तो क्या करेंगे, इसको n मोल से डिवाइड कर देंगे, 3/2 RT डिवाइड बाई n, है ना। तो और R/n समझना इसे, R/n, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और n हमारा क्या है, n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। जब मोल से गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर देते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट बनता है, दैट इज़ K, है ना। वो नया कांस्टेंट क्या है, K। इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सवेल के साथ काइनेटिक थ्योरी, है ना, और केमिकल काइनेटिक्स पे बहुत वर्क किया इन्होंने, कैटलिस्ट की वर्किंग, है ना, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो यहाँ से हमारा एक नया इक्वेशन बन जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। यही आपको जनरली मिलेगा। और फिज़िक्स में K जो है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन निकालने के लिए भी आपसे बोला जाता है ना, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होगा, ये एनर्जी पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻16 आर्क पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो दी गई थी किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और उसी का एक एप्लीकेशन था ये PV इक्वल टू 1/3 mnc²। इसको जब हम PV इक्वल टू RT काइनेटिक थ्योरी से इक्वेट करते हैं तो वहाँ से हमारा एक ये रिलेशन निकलता है, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी Ke इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, और ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाई टेम्परेचर हम देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर लो करेंगे तो, और इसमें जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनमें उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लर्न करिए, है ना। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो इसी के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू।